हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कुछ पिछली वीडियोस में आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर अब से क्लास 12th की भी पढ़ाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है मेरा पहला मैथमेटिक्स का चैप्टर, जो कि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैट्रिसेस इज द थर्ड चैप्टर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर रहेगा बेटा ये हमारी एनसीईआरटी का। हम इसी से शुरुआत करते हैं, चाहे वो मेरा पेड बैच हो, चाहे वो मेरा ऑफलाइन हो, और चाहे मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे। पहला आएगा मैट्रिसेस, फिर आएगा डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी वगैरह पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो मैट्रिसेस चैप्टर वैसे तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम वन शॉट के अंदर लेकर आएंगे हर एक लेक्चर, लेकिन जो ये पहला चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में आने वाला है। उसके बाद हर एक लेक्चर हमारा वन शॉट के अंदर आपको मिलेगा, जिससे ताकि आपकी पढ़ाई एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी हो जाए। पूरा डिटेल्ड रहने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क के डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे, जिसको मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाला हूं। गॉट इट? ठीक है जी। तो मैट्रिसेस, अभी मुझे लग रहा है कि कई बच्चों ने स्कूल के अंदर मैट्रिसेस चैप्टर सीख लिया होगा। तो मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर देखो मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। आप लोगों ने क्या दवाई का एक पत्ता देखा होगा? देखा है। क्या आप लोगों ने पेप्सी की क्रेट देखी है? बिल्कुल देखी है। जब हम स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में बैठते हैं तो एक बेंच पे 2 जने बैठे हैं, जो बेंचेस की रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, वो भी क्या है बेटा? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ, आओ डेफिनेशन देख लो। मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ऑर्डर्ड क्या है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब क्या है बेटा? यहां पर अरेंजमेंट। अरे का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। अब इस अरेंजमेंट के अंदर कोई नंबर्स भी आ सकते हैं, कोई फंक्शन भी आ सकता है। धीरे धीरे चीजें एलिवेट हो जाएंगी। मतलब अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा भी हो सकता है, मेरे पास आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, मेरे पास रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकते हैं आपके और मेरे, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा फाई थीटा हो सकता है। तो वो सारी चीजों को मेरे पास मान लो 5 या 10 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, उनको अगर मैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दूं तो वो मेरी क्या बन जाएगी? एक मैट्रिक्स बन जाएगी। गॉट इट? इस प्रकार की। तो अगर हम किसी को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं या 6 ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। गॉट इट? तो अगर मैं उसको अरेंज करना चाहूं तो मैं अरेंज कर सकता हूं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये 2-4 प्रकार की मेरे पास अरेंजमेंट्स आ गए। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट थे, मैंने उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख दिया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ऐसे बॉक्स में डालते हैं। इसमें ये जो चीज होती है ये रो होती है। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो ये जितने भी देख रहे हो ये रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो m तक जा रही है। गॉट इट? और ये जो होता है ये होता है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो दिस इज कॉलम्स एंड दिस इज रो। तो जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल चीज होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है ना? तो इसमें 2 रोज हैं और 3 क्या है बच्चों? कॉलम है। इसमें 3 रोज हैं और 2 क्या है? कॉलम। इसमें एक ही रो है एंड 6 क्या है? कॉलम। इसमें 6 रोज हैं और एक ही क्या है? कॉलम। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को मैं, इन 6 एलिमेंट्स को इन तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। द नंबर या फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो भी इनके अंदर ये चीजें दिखाई दे रही हैं, जो फंक्शंस थे, जो नंबर्स थे, जो एलिमेंट्स थे, इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, या हम एंट्रीज भी कह सकते हैं। ज्यादातर हम इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना?
इट इज ऑलवेज डिनोटेड विद द कैपिटल अल्फाबेट। जब भी एक मैट्रिक्स का नामकरण करना हो आपको, जब भी एक मैट्रिक्स का नामकरण करना हो तो आप उससे कैपिटल अल्फाबेट से करेंगे। जैसे सी दे दिया, इसका नाम हमने मान लो ई दे दिया, तो ये जब भी आप किसी मैट्रिक्स का नाम दोगे स्मॉल अल्फाबेट से नहीं दोगे, कैपिटल अल्फाबेट से दोगे। इतना क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, -1, 3/2, 5, 7, 9, 6, 2, 0, 1, ऐसे आया बेटा। तो ये क्या होगी बेटा? मेरी एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है जी। अब इसमें कितने रोज हैं? कितने रोज हैं चेक करो। इसके अंदर R1 है, R2 है और R3 है। और कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो 3 ही रो है और 3 ही क्या है? कॉलम है। गॉट इट? ठीक है जी। अब इसको नाम हम देंगे, मान लो ए नाम दे दिया। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा, सेक थीटा, माइनस सेक 3 थीटा, जो भी मेरे मन में आ रहा है यार बोला जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भी R1 है, R2 है, R3 है और यहाँ है कॉलम 1 और कॉलम 2। अच्छा, जैसे कि आप लोग सेट से मान लो 11th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर सेट पढ़ा था, तो वहां पर एक यूनिकनेस की जरूरत होती थी। तो यहाँ पर ऐसी कोई यूनिकनेस की आवश्यकता है नहीं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो क्या सारे ही ट्रिको के होंगे, क्या सारे ही रियल नंबर होंगे? नहीं। तो मान लो अगर मेरे पास एक सी मैट्रिक्स आती तो ऐसे भी आ सकती है, साइन थीटा A 1 2 9/2 और √3, मान लो इस प्रकार का आ गया। या ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर आ गया जी आयोटा का क्यूब आ गया, इधर आयोटा का क्यूब आ गया। तो यानी मिक्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूनिकनेस ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कुछ उसके अंदर खासियत होनी चाहिए, नहीं। कोई भी एलिमेंट को अगर आप अरेंज कर देते हो तो वो एक मैट्रिक्स का रूप ले लेते हैं। गॉट इट? आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बात आपको सोचनी है, जिसको ये बिल्कुल नहीं आता ये चैप्टर, तो उसको रोज और कॉलम के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। क्लियर है इतना? तो ये मैट्रिक्स दूर से देख के समझ में आ गई अब ये क्या होती है। ठीक है। हर एक मैट्रिक्स का बच्चों एक ऑर्डर होता है। एवरी मैट्रिक्स हैज एक ऑर्डर, हैज अ ऑर्डर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले ऑर्डर का फॉर्मूला सुन लो, थोड़ा पेन की थिकनेस बढ़ाते हैं, मजा नहीं आ रहा। हाँ जी। तो वो होता है बेटा रोज क्रॉस कॉलम। जब भी हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 -3 4 0 और 7। अब इसके अंदर रोज कितनी है बेटा? चेक करो। इसके अंदर रोज है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 2 होगा। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखने का मन करे तो उसके कॉर्नर पर लिखते हैं। ठीक है जी। लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको बस जहन में रखना है। जहन मतलब अपने दिमाग में रखना है कि ये R1 R2 R3 और ये कॉलम 1 और कॉलम 2। चलो फटाफट से मुझे इसका ऑर्डर बता पाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है जी। 1 2 7 9 3 1। जल्दी से इसका ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। तो ये आया R1, ये आया R2 C1 C2 C3। तो 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आया भैया 2 क्रॉस 3। वेरी गुड। चलो एक और बताओ, फटाफट से बताओ। इसका बताओ 1 2 3 5। इसका ऑर्डर बता दो जल्दी से, जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो। कितनी रोज है? 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं? 1। तो यहाँ पर आ गया जी 4 रोज और 1 कॉलम। बात समझ में आ गई? तो हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया। लिखने का मन करेगा तो हम उसको मैट्रिक्स के नीचे कॉर्नर पर रिप्रेजेंट कर देंगे। Got it? ये होती है बेटा मैट्रिक्स और ये होता है उसका ऑर्डर। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, तो वो भी क्या होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, काउंट कोई नहीं करेगा, रो इनटू कॉलम होता है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? काउंट नहीं करूंगा। 3 2 6, इसके अंदर 2 3 6, 4 1 4। गॉट इट? इतना। ये एक एडिशनल पॉइंट बता दिया मैंने आपको, काम आए तो देख लेना। आगे बढ़ते हुए अब अभी आपने जान लिया एक मैट्रिक्स क्या होती है, उसको अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर उसका ऑर्डर क्या होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की।
जो एक मैट्रिक्स बनती है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी भी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। ईच एलिमेंट हैज इट्स फिक्स्ड पोजीशन। अब वो फिक्स पोजीशन सुन लेना, हमेशा के लिए याद रख लेना। फिक्स पोजीशन क्या होती है? ए आई जे। क्या होती है बेटा? ए आई जे, वेयर आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। बात समझ में आ गई? एवरी पोजीशन मतलब एवरी एलिमेंट हैज इट्स पोजीशन। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स ली। देखो यार मैथमेटिक्स है भाई, बिना एग्जांपल के समझी नहीं जा सकती। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट मतलब हिंदी इंग्लिश वगैरह, वैसे हिंदी इंग्लिश में भी एग्जांपल चाहिए। एवरी सब्जेक्ट को हम समझने के लिए एग्जांपल लेना ही पड़ेगा, चाहे मैथ्स हो। तो मैथ्स लेते हैं हम तो मैथ्स पढ़ेंगे। मान लो ये क्या है, ए नहीं लिख के हम लिखते हैं यहाँ पर 7√3 920 -5। जो मेरे मन में आता है वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा इसका ऑर्डर बोलो, 3 रोज 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 आया। तो एवरी एलिमेंट हैज इट्स पोजीशन ए आई जे। आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। समझो। तो अगर मैं बात करता हूं A21 की, A21 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। अब देखो ये कौन सी रो है? सेकंड रो। अगर इसमें मैं आपको लिख भी दूं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। यस और नो? तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो आंसर कितना आया बेटा? 9 आया। तो 9 की एक फिक्स पोजीशन है, वो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, तो A21 में बैठा हुआ है। A21 में बैठा हुआ है, ठीक है ना? अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि A12 की अगर बात करूं तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो वो आंसर क्या आया बेटा? हमारा √3 आया। अगर मैं एक 3(1) की बात करता हूं तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो आंसर क्या आ गया बेटा मेरा? यहाँ पर 0 आ गया। तो यानी अगर मैं इसकी पोजीशन लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसकी पोजीशन लिखने की कोशिश करूं तो पहला एलिमेंट बैठा हुआ है A11 पर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये आ गया फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये आ गया सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड, थर्ड रो का फर्स्ट और थर्ड रो का सेकंड। इसी को मैंने यहां ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी देखो, तभी तो A21 हमने क्या लिया था? 9, A12 हमने क्या लिया था बेटा? √3, और A31 हमने क्या लिया था बेटा? 0। बात पल्ले पड़ी। तो एवरी एलिमेंट हैज इट्स फिक्स्ड पोजीशन। तो यानी अगर कोई, इफ अ मैट्रिक्स, समझो एक छोटी सी बात और समझो, इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर, लेट्स से 2 क्रॉस, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, चलो 2 क्रॉस 4 कोई ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, तो उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी? वो कैसा दिख रहा होगा? तो 2 रो हैं और 4 कॉलम है, 2 रो हैं और 4 कॉलम है। तो देखो A12, A13, ओ सॉरी माय मिस्टेक, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। हमें 2 रो रखनी है और 4 कॉलम रखने हैं। अगर 2 रो और 4 कॉलम रखने हैं तो उसके एलिमेंट हमको इस तरीके से दिखाई देंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है जी? समझ में आ गया? तो उसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस बात का जवाब दे पाएंगे बेटा अब हम लोग? जल्दी से फटाफट से कमेंट पर आपकी उंगलियां आ जानी चाहिए। कमेंट नहीं बता पा रहे हो भैया, नहीं लिख पा रहे हो, मोए मोए है हाथ, समझ रहे हो? तो आप ओरली जवाब बता दो, जहां बैठे हो वहीं पर ही। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो है, 3 कॉलम है, तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 3 क्रॉस 3। बहुत ही बढ़िया। फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बताया था ना, 3 × 3, तो आंसर इज 9। सिंपल है। मेन मैं इसके लिए आया हूं। जल्दी से बता दो A13 क्या होगा? A फर्स्ट 3, तो आंसर इज 19। पहले पॉज करके सारे बता देना, ठीक है ना? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर इज 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, आंसर इज -5। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आंसर इज -2। और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आंसर इज 5/2। सही है? तो ये हमारा हो गया
ऑर्डर का, एलिमेंट का एक परफेक्ट पोजीशन होती है, और वो परफेक्ट पोजीशन भी हमको अब क्लियर आउट हो चुकी है। गॉट इट? तो हमने क्या पढ़ लिया कि मैट्रिसेस क्या होता है, वो दिखता कैसे है, कैसे बन सकता है, एवरी एलिमेंट हैज इट फिक्स पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। गॉट इट? चलो अब हम बात कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अब मैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, देखो मेरा यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्या मैं एनसीईआरटी कराऊंगा? हाँ जी बिल्कुल कराऊंगा एनसीईआरटी, लेकिन कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी अगर बोर्ड पे हो जाएगी तो आपके लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हमारे इस चैनल पे? बहुत सारे होंगे बेटा। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए होंगे जो 10th स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं, तो 80-20 रूल, पूरी पूरी मैराथन सब कुछ होगी। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए मैं कोई क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कुछ एनसीईआरटी से होमवर्क मिलेगा पहले, और फिर इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी क्लास होगी। आप 11th में अगर पढ़े थे तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी बहुत सारी क्लासेस ली थी, आपको पता होगा। जो बच्चे 11th वाले हैं उनको कमेंट कर दो, जो 10th वाले हैं भैया वो तो लिख ही दो, ठीक है ना, क्योंकि 10th और 12th में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। 11th में क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर स्कूल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, यहाँ सीबीएसई का पेपर बन रहा है। गॉट इट? तो उसको हम स्टडी कर पाते हैं, स्कूल को हम नहीं जज कर पाते। कोई स्कूल हल्का पेपर बना रहा है, कोई स्कूल डिफिकल्ट पेपर बना रहा है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, हमको एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट ऐसे दिखते हो। अच्छा पहले तो सवाल है 2x2 मैट्रिक्स दिखते ही कैसे है। तो एक मैट्रिक्स ए, जैसे अभी आपने 2x4 की बनाई थी, A11, A12, A21 और एक 22, तो एक 2x2 की मैट्रिक्स आपको ऐसे नजर आएगी बेटा, सही है। चलो इसके बाद अब हमारे एलिमेंट ऐसे दिखेंगे, तो यानी ए आई जे जो है वो है आई प्लस जे का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट A11 है उसके लिए आई क्या है 1 और जे क्या है बेटा 1, आई भी 1 है, देखो ना आई भी 1 है और जे भी क्या है प्यारे बच्चों 1 है। तो I1 J1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया बेटा, 4 माइनस 2 इज 2। फिर A12 जो होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये 7 आ जाएगा। A21 जो होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये भी 7 आ जाएगा। और A22 की बात करूंगा तो I की जगह 2, J की जगह 2, होल स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 कितना आंसर आ गया? 14 आ गया। तो देयरफॉर बेटा जो मेरी ए मैट्रिक्स तैयार हो गई वो क्या हो गई? 2 7 7 14। ये एक मेरी 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसी क्वेश्चन में आपको 2x3, 3x4 कोई भी मैट्रिक्स बोल सकता है। तो मान लो अगर आपको बोलता है कि भैया 2x3 मैट्रिक्स बनाओ, तो उसका ऑर्डर ऐसा ही होगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। जैसे यहाँ पर आपने 4 एलिमेंट फाइंड किए, वहां पर आप 6 एलिमेंट फाइंड कर लेना। इससे सिंपल चीज ही नहीं है बेटा कोई। क्लियर होगी बात? तो ये है, आप कोई भी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। फिर एक सवाल आप लोगों से आता है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो कि अरे अब मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। याद करो मेरी पहली स्लाइड याद करो। मैंने कहा था एक एलिमेंट है मेरे दिमाग में 6, तो मैं उनको किस किस प्रकार से बना सकता हूं? तो आंसर दीजिए 4 प्रकार से बना सकता हूं, ठीक है ना। और तो कोई प्रकार नहीं था ना उधर। लेकिन अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स, कहां गया भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाने जिसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 24 एलिमेंट होंगे। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? सोचना शुरू करो। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे बेटा? पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है कि भैया 1x24 हो, एक रो 24 कॉलम, या 2 रोज 12 कॉलम, 3 रोज 8 कॉलम, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। इसके अलावा और कोई तरीका है? आंसर इज नो। तो इतने प्रकार की हम इससे मैट्रिक्स बना सकते हैं, इतने प्रकार के ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलो अब आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। वहां पर बहुत आसान सा सवाल है, 24 की जगह अगर वहां पर 15 आ जाएगा तो क्या करेंगे? ठीक है ना। तो वो आपको पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है जी, चले बेटा आगे। बहुत बढ़िया।
फिर ये क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको, सब बच्चे जानते हैं मेरे कुछ चुम्बेश्वरी क्वेश्चन होते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। ये 1 मार्कर का खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना पाऊंगा जिसमें एंट्री जो होनी है वो 0 और 1 से ही होनी है। मतलब हिंदी अनुवाद, मेरे को एक 3x3 की एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर कितनी जगहें खाली होंगी, 9। अब इसको भरने के लिए या तो मैं 0 का इस्तेमाल कर सकता हूं या 1 का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप बताओ ऐसी मैं कितनी मैट्रिक्स बना पाऊंगा। एलिमेंट की जगह या तो मैं 0 भरूंगा या 1 भरूंगा, 0 भरूंगा या 1 भरूंगा, 0 भरूंगा या 1 भरूंगा। तो देखो मैंने आधा से ज्यादा तो बोल बोल के ही बता दिया आपको। हाउ मेनी सच मैट्रिसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा या नहीं सोच पाए होगे। तो मान लो इस पोजीशन को भरने के कितने ऑप्शन है बेटा, मेरे पास 2। यहां पर लगेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, नहीं देखी तो जाकर देख लेना प्यारे बच्चों। वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि आपके लिए कौन सा 11th का चैप्टर बहुत जरूरी है। तो वहां पर मैंने पीएनसी का भी जिक्र किया था, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे छोटा सा एक एस्पेक्ट लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो, व्हेन एन इवेंट इज फॉलोड, मान लो इस इवेंट मतलब मेरे पास 4 शर्ट्स हैं, ये एग्जांपल आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 4 शर्ट है और 5 जीन्स हैं, तो मैं 20 तरीके से तैयार हो पाऊंगा। 4 into 5 एन इवेंट विच कैन बी डन इन m ways फॉलोड बाय अनदर इवेंट विच कैन बी डन इन n ways, ठीक है ना। तो दोनों इवेंट को मिलाकर कितने तरीके हो जाएंगे, ओवरऑल इवेंट m into n, ठीक है ना। तो यहां पर पहले को भरने के 2 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 2 ऑप्शन, तीसरे को भरने के भी 2 ऑप्शन, चौथे को भी 2, पांचवे को भी 2, छठे को भी 2, सातवें को भी 2 और 9वें को भी 2। तो आंसर आ गया 2 की पावर 9, आंसर इज 512। एंट्रियां 3 होती तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 हो जाता। यहां पर ऑर्डर 2x2 होता तो 2 into 2 into 2 into 2 हो जाता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इधर 1 और 2। इसको भरने के लिए भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, इसको भरने के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसको सबको भरने के लिए मेरे पास मात्र 2 ऑप्शन है। क्लियर है जी, क्वेश्चन खूबसूरत है, आप काम कर सकते हैं। गॉट इट। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जल्दी जल्दी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीख लेते हैं, सीखना जरूरी है। पहला आता है नल मैट्रिक्स, डेफिनेशन पढ़ लेना। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। वो कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी ऑर्डर की हो सकती है। तो जो O मैट्रिक्स होती है 0 0 0 0, वो 2x2 की, 2x3 की, 1x1 की, कोई भी मैट्रिक्स की हो सकती है, ऑर्डर की हो सकती है। बट शर्त क्या है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको हम 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स वर्ल्ड का 0 कहलाया जाता है। फिर आता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, अभी तो हमने स्टार्टिंग पढ़ा रेक्टेंगुलर अरे, लेकिन अगर रोज और कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जहां पे जो रोज होती है वो किसके बराबर आ जाएंगी बेटा, कॉलम के। जैसे 2x2, 1x1 भी, 3x3, 4x4, 5x5, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन पूरे सिलेबस में चाहे मैट्रिसेस हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑपरेशंस इसी के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनवर्स, ये सारी चीजें हम लोग 2x2 और 3x3 में ही सीखेंगे। गॉट इट। और डिटर्मिनेंट चैप्टर जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। तो अगर मैं बात बोलूं पूरे चैप्टर्स में, दोनों चैप्टर्स में, ये एक ही चैप्टर है, दोनों बार डिवाइड किया हुआ है सरकार ने, इन दोनों चैप्टर्स में मिला के सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आने वाली 3 मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही इंस्पायर्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गई। अब आती है, अच्छा चलो पहले आती है, चलो ये बाद में पढ़ते हैं, पहले आती है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड बतानी है तो डायगोनल मैट्रिक्स पे बात करते हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, अगर वो स्क्वायर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इन विच एंट्रीज आउटसाइड द मेन डायगोनल आर ऑल जीरोस। चलो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये आ गया, देखो इसमें ABC ये होता है मेन डायगोनल। एक्चुअली एक स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस वर्ल्ड में एक ही डायगोनल होता है, उसको मेन डायगोनल कहते हैं, वो ये वाला होता है। कह रहे इसको छोड़कर
बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। फिर आता है बेटा एक स्केलर मैट्रिक्स, उसका डायगोनल होना बहुत जरूरी है। अब डायगोनल होना जरूरी है तो उसका स्क्वायर भी होना जरूरी है। देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, मतलब समझो, अगर ये सारे के सारे सेम आ जाए, अगर ये सारे के सारे क्या आ जाए बच्चों, सेम आ जाए, तो ये बन जाएगी मेरी स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी बेटा, ये मेरी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर। देखो दोनों तो स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। इसमें ये सारे एलिमेंट अलग होंगे, मतलब दो अलग हो सकते हैं, एक सेम हो सकता है। मान लो 1 1 5 हो सकता है, 1 2 1 हो सकता है, 9 7 7 हो सकता है, लेकिन ये सारे सेम नहीं है। लेकिन अगर ये सारे सेम कर दूं, 5 5 5 -1 -1 -1 2 2 2 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो ये सारे अगर एलिमेंट सेम है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, मेरी स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये सारे के सारे, देखो ये भी क्या होनी जरूरी है, डायगोनल। तो ये तीन चीजें इंस्पायर्ड हो गई। तो यहां पर अगर मैं ये सारे एलिमेंट 1 1 और 1 कर दूं, आप बोल रहे सेम है, लेकिन सेम में भी यहां पर हम बात करते हैं एक्सेप्ट 1। देखो जीरो तो डाल नहीं सकते, अगर सारे जीरो डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। सारे 1 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे अगर 1 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम आई। अब आई ये 3 वाला है, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 वाला भी बनता है, 1 0 0 1 ऐसा भी बनता है। गॉट इट, बात समझ में आ गई। जरूरी नहीं है ये 2 क्रॉस 2 ही और 3 क्रॉस 3 हो, ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये भी डायगोनल है। और ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2 क्रॉस 2 भी होती है और 3 क्रॉस 3 भी होती है। अब मेरी बात समझ गए। पहला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। डायगोनल, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ होंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। फिर आता है स्केलर, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन 1 नहीं होंगे, 1 को छोड़कर कोई कुछ भी, मतलब जीरो तो वैसे भी नहीं हो सकता। और लेकिन अगर 1 हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिनोटेड विद आई। अगर आई 3 लिखा है तो वो 3 क्रॉस 3 का होगा, 2 लिखा है तो वो 2 क्रॉस 2 का होगा। बात समझ में आ गई। फिर आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम। गॉट इट, बिल्कुल सेम दिखने वाली। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया भैया हमारा 2 क्रॉस 3, तो ये बराबर होगी किसके, 1 2 5 3 4 6 के। सेम होने चाहिए ऑर्डर, तब वो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझते, इसको समझने का तरीका एक और होता है, बट पहले मैं आपको रोज और कॉलम मैट्रिक्स समझा दूं। बहुत सिंपल सी बात है। रो क्या होती है, जिसमें अंदर एक ही रो होती है, जिसके अंदर एक ही रो होगी, ए बी सी डी ऐसे, ये होती है बेटा हमारी रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर कॉलम बहुत सारे होंगे लेकिन ऑर्डर क्या होगा, एक। रो क्या होगी, एक। तो 1 क्रॉस n की फॉर्म में होती है ये। कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन जो रो होगी वो क्या होगी बेटा, एक ही होगी। लेकिन अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, इसमें फिर वही आ गया 1 2 3 ऐसा, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक ही क्या होगा बेटा, कॉलम होगा। रोज मल्टीपल होंगी, तो ये क्या हो गया, n क्रॉस 1 की फॉर्म में होता है। ऐसे वाली रो, ऐसे वाली कॉलम, सिंगल रो होनी चाहिए, सिंगल कॉलम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ओके। और अगर, अच्छा अब एक बात और बताता हूँ। मान लो ये ए बी सी डी ई एफ, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर बच्चे सोचते हैं सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, ये सब होती हैं, लेकिन अभी बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं बीच बीच में जब डे 2 आएगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। गॉट इट, ये सब मुझे आती है, माँ कसम। ये इक्वल आइडेंटिटी हो गई। हाँ, अब मैं बता रहा था कि जो इक्वल मैट्रिक्स है वो इक्वल होती है। अब इक्वल मैट्रिक्स जो है उसको पढ़ने का एक और तरीका है, वो आपको बताता हूँ। उसको मैंने नाम दे दिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल। इसका मतलब ये है कि अगर इफ टू मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर आर इक्वल, दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर इक्वल है और वो आपस में बराबर है, देन देयर corresponding elements are also equal, then their corresponding elements are
ऑल्सो इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। अर्थात मान लेते हैं ये है A2 5 BC 10 और यहां आया -1 E5 √3 2/5 10 या D, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। ये दो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल है, इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो A है वो -1 के बराबर आ जाएगा, जो 2 है वो E के बराबर आ जाएगा, 5 तो 5 के बराबर है ही है। B जो है वो √3 के बराबर आ जाएगा, C जो है वो 2/5 के बराबर आ जाएगा और D जो है वो 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, इतना शॉर्ट हो गया। अच्छा, अब यहां से आपका जो होमवर्क बनता है वो बनता है एक्सरसाइज 3.1, आप पूरी कर सकते हो विद एग्जाम्पल। अरे रुक जाओ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कहीं सोचो कि भैया होमवर्क दे रहे हैं तो क्लास खत्म हो जाएगी। मेरे ऑफलाइन के बच्चे जब बोलता ना अब लिखते हैं होमवर्क, अरे बैक पैक होना शुरू हो जाता है उनका, जैसे किसी को टाइम देकर आए हो। ठीक है ना, तो अभी रुक जाओ, अभी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी सब भी पढ़ना है, लेकिन ये यहाँ तक का काम आपको 3.1 पूरी करा देगा, पूरी क्रैक कर सकता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सर ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, तो अगले लेक्चर में उसको कवर अप करने की पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है जी, चलो ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल का। जैसे x+3 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। चलो इसका हल्का हल्का कर लेते हैं, एक आधा होमवर्क दे दूंगा। x+3 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही z+4 किसके बराबर हो गया, 6, तो z की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2 के बराबर आ गई। ऐसे ही 2y - 7 3y - 2 के बराबर हो गया, तो -y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई भैया, -5 आ गई। ठीक है जी, ये दोनों बराबर हैं। फिर a - 1 किसके बराबर है, -3 के, तो a की वैल्यू क्या आ गई भैया, -2। ठीक है जी, ये हो गया। और फिर 0 = 2c - 2 आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1 आ गई। फिर b - 3 जो है वो 2b + 4 के बराबर आ गया, तो -b = 7 है, तो b की वैल्यू -7 आ गई। और बाकी सब सेम है, तो जो जिनकी वैल्यू बोली थी वो हमने कैलकुलेट कर दी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रख रख के। भाई बच्चों वाला काम है यार, फ्री के नंबर है। अब इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी आप ही की एनसीईआरटी का है बाबू, ठीक है ना। अब जैसे x प्लस, येलो के साथ येलो अच्छा लगता है, येलो के साथ ग्रीन अच्छा लगता है, हाँ जी। तो x + y = 6 ले लेते हैं, 2 तो 2 के बराबर है, 5 + z 5 के बराबर आ गया, और x y किसके बराबर आ गया भैया, 8 के बराबर आ गया। तो हमारे z की वैल्यू तो 0 आ गई। अब देखना यहां से हमारे y की वैल्यू क्या आ गई भैया, 6 - x, वो यहां पर पुट कर दो। y की वैल्यू आ गई 6 - x = 8, 6x - x² = 8, x² - 6x + 8 = 0। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बचपन से लेकर आज तक आप इसे सॉल्व करते आए हो। वो है x² - 4x - 4x - 2x + 8 = 0, x - 4 - 2 x - 4 = 0। तो यहाँ पर आया x - 2, यहाँ पर आया x - 4 = 0, x की वैल्यू 2 और 4, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे ना बेटा। अब x की वैल्यू 2 है तो y कितना हो जाएगा, 4, x 4 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 2 हो जाएगा। सही है जी, तो ये सब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आप कमेंट में जवाब दे सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, गॉट इट। लेकिन एक कॉमन सेंस इसके अंदर लगेगी, वो आप ढूंढ लेना। अब हम 2 टॉपिक और करते हैं, 3 टॉपिक छोटे से और करेंगे, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये समझ के जाना। तो एडिशन, देखो हम किसी भी एरी गैरी 2 मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है 2 और मोर मैट्रिक्स कैन ओनली बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप उनको ऐड कर पाओगे, वरना आप उनको ऐड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो जैसे एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 5 7 9 1, माइनस भी ले सकते हैं। और बी ले लिया बेटा मैंने
10 3 -5 0 9 -3, ठीक है ना। तो क्या हम a प्लस बी निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है। कैसे निकालना है वो बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ये दोनों की पोजीशन सेम है, ऐड हो गया। इन दोनों की पोजीशन सेम है, ऐड हो गया। इन दोनों की पोजीशन सेम है, ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। इसका ऑर्डर क्या था? 3x2। इसका ऑर्डर क्या था? 3x2। इसका ऑर्डर भी क्या आया? 3x2 ही आएगा, आएगा ही भाई, ठीक है। अच्छा, तो एक सवाल है, क्या a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी जवाब बताओ। बिल्कुल होगा यार, क्या फर्क है? देखो b प्लस ए भी कर रहे हो तो 10 + 1 11 ही आ रहा होता, 3 + 2 5 ही आ रहा होता, कोई फर्क थोड़ा है। a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, ए बी सी दी होते तो तीनों को जोड़ना भी तो आसान है, जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो कुछ भी नहीं करना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। बट शर्त क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3x2 वाली मैट्रिक्स 3x2 वाली मैट्रिक्स से ही ऐड होगी। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो वो ऐड नहीं हो पाएंगी। गॉट इट? अनलाइक हो जाएगी वो, अनलाइक मैट्रिक्स। फिर आता है सब्ट्रैक्शन। सेम ऐसा काम किया है सब्ट्रैक्शन, सेम कंडीशन है, दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी जब उनके ऑर्डर क्या है? सेम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 5 7 9 0 -3 और एक बी मैट्रिक्स है 7 0 5 -5 3 -2 9। इस प्रकार की दो मैट्रिक्स हैं। तो क्या हम a माइनस बी निकाल पाएंगे? बहुत ही आसान है, काम वही करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो 1 - 7 -6, यह आया 5, ये हो गया 12, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 3 6, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा हमारा -12। तो ये आंसर भी हमारा क्या आया भैया? 2x3 ही आया। सवाल अब भी वही है, क्या a माइनस बी b माइनस ए के बराबर होगा? तो आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि अगर मैं 1 - 7 कर रहा हूं तो 7 - 1 अलग आंसर आएगा। तो यानी जो एडिशन है वो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करती है, रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करती है। गॉट इट? क्लियर है? डन। चलो, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बट बेकार सी चीज है। फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन बच्चों दो प्रकार की होती है। पहला हम सीख रहे हैं और आज का आखिरी टॉपिक जो हम सीख रहे हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्क क्या है? देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सी मल्टीप्लिकेशन होती है? व्हेन एन एलिमेंट या फंक्शन, व्हेन अ नंबर लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, नंबर ब्रैकेट में लिख देता हूं, फंक्शन is multiplied with a English is improving day by day with a matrix। जब एक नंबर, एक एलिमेंट, एक फंक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, मतलब एग्जांपल से समझ में आती है चीजें भाई। a दिया हुआ है 5 3 9 -2 0 4, ठीक है ना। आपको फाइंड करने को बोला है 3a, या आपको फाइंड करने को बोला है लेट्स से XA। एक्स एक एलिमेंट है, वरना कैपिटल होता ना, मैट्रिक्स होता। तो अगर मैं 3a निकालने की बात करूं तो मुझे हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना ही सिंपल है। अगर एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3a का मतलब हो गया भैया 15, चेक करो कितना हो जाएगा, 9, चेक करो कितना हो जाएगा, 9 3 27, चेक करो ये कितना आ गया भैया, -6, ये कितना रहा 0, और ये कितना हो जाएगा भैया 12। इतना ही सिंपल है। और अगर कोई आपसे कहता है कि भैया XA निकाल दो तो हर एक एलिमेंट X से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। हर एक एलिमेंट X से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कोई बोलता भैया 1/3a निकाल दो, मान लो बोलता 1/3a निकाल दो, तो हर एक एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -2/3 हो जाएगा, ये 0 और ये 4/3 हो जाएगा। इतना सिंपल जॉब है भाई। कोई बोलता भैया sin θ a निकाल दो,
तो 5 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 9 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, 0, 4 साइन थीटा हो जाता। एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड दैट पर्टिकुलर नंबर। सही है, सही है, डन हो गया। अब जैसे ये एडिशन के क्वेश्चन है, बचकाने क्वेश्चन है, वैसे तो सब एनसीईआरटी के ही है। ये आ गया देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये आया भैया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 1 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। सही है जी। और देखो अब ये कह रहे हैं ये a है ये b है, आपको 3a और 5b को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लेंगे ना। तो 3a, तो पहले तो 3a निकालो माइनस 5b निकालो, 3a इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। समझ में आया। हमने हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 3 से किया, तो सबका 3 तो डिवाइड हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। माइनस अब क्या करना है 5b, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई, 2 3 5 1 2 4 और ये आया 7 6 2। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम आ गई। तो आंसर क्या आ गया भैया हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कौन सी मैट्रिक्स बन गई भैया, जीरो मैट्रिक्स। नाम क्या होता है, नल मैट्रिक्स यानी O। गॉट इट। इतना ही सिंपल जॉब है यार, इतना ही सिंपल जॉब है। अब ये आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन, जैसे इससे पहले किया था। हर एक एलिमेंट को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया भैया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ गया भैया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, पूरा लिख लोगे ना यार, इतना तो चलता है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आंसर क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 और ये भी क्या होता है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई। क्या लिख सकते हैं, आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना क्लियर होना है आपको, समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर एक इस प्रकार के क्वेश्चन है जहां दो मैट्रिक्स का सम दिया होगा आपको, सब्ट्रैक्शन मतलब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में जाएगा, ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 7025 और x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 3003। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब ऐसे देखोगे तो y से y तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ट्वाइस ऑफ x मैट्रिक्स, इनका एडिशन आ जाएगा विच इज 10, विच इज 0, विच इज 2 एंड विच इज 8, विच इज 8। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। फिर 2 से हम क्या कर देंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो x आ जाएगा यहां पर 1/2 10 0 2 8। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गई ना बेटा, तो यहां पर आ गया हमारा 5014। अब ये x की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, इसमें पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर सकते हो। तो 5014 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 501 नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, जो बचपन में आप चैप्टर नंबर 3 में करते थे 10th स्टैंडर्ड में। तो ये आ गया 2011 विच इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में है। आज के लिए इतना ही है। अब आपका जो होमवर्क बनता है प्यारे बच्चों, जो हमारा होमवर्क बनता है, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 3.1 विद एग्जांपल्स बनती है, ठीक है जी। और 3.2 के भी आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन 2 सम क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है जी। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया। पहले पार्ट में पहले 3 पार्ट हो जाए, पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हो जाएंगे, बाकी 2 पार्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। जहां पे आपको लगता है 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, उसको छोड़ के आप बाकी सब कर सकते हो। पहले 8-10 क्वेश्चन तक ही जाना, उसके आगे मत जाना। उसके आगे फिर स्क्वायर,
क्यूब निकालना आ जाएगा। जितने क्वेश्चन आप 3.2 के कर पाओ आप कर सकते हो। अगली क्लास के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे, ट्रांसपोज भी सीख लेंगे और इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे, ठीक है ना। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम सब कुछ खत्म कर देंगे, एनसीईआरटी पूरी की पूरी क्रैक हो जाएगी। गॉट इट। वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना। डाउट सारे आप कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करना कि भैया 12th की पढ़ाई यहाँ स्टार्ट हो गई है। रेगुलर रहेंगे लेक्चर्स पूरे साल, ठीक है, डे वाइज आते रहेंगे आपके पास। तब तक आप ये प्रिपेयर करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के आ जाएंगे। अकाउंटेंसी अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वहाँ पर जो कॉमर्स एंड फन हमारा चैप्टर है, चैनल है, वहाँ पर हमारे अकाउंटेंसी के 12th क्लास के, इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के, बीएसटी के 12th क्लास के लेक्चर भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। 11th के स्टार्ट हो चुके हैं। गॉट इट। तो हमने एक अलग ही चैनल बना दिया जहाँ पे कॉमर्स की अकाउंट, मैथ्स यहीं होगी एंड कॉमर्स का जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो वहीं होगा। मैथ्स और इंग्लिश यहीं रहेगा, बाकी सारा सब्जेक्ट्स हमारे जैसे अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, वो 3 सब्जेक्ट को हम वहाँ पर एलिवेट करेंगे। गॉट इट। चले तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।